नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं केशव त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था ब्रह्मांड के बारे में। आज हम उससे बढ़ते हुए पार्ट 2 में लेकर आए हैं आपके लिए आकाशीय पिंड। इन आकाशीय पिंडों में सबसे पहले हम अगर बात करें आकाशगंगा क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आकाशगंगा का मैं पूरा चित्र यहाँ पर लेके आया हूँ। ये इस तरीके से देखिए, जब भी कहीं विश्व में आकाशगंगा की बात आती है तो सबसे पहले मिल्की वे की बात आती है। क्यों? क्योंकि मिल्की वे वो आकाशगंगा है जिसके अंदर तमाम सूर्य, तमाम ग्रह, मतलब बहुत सारे ग्रह, सूर्य, तारे हैं और उन्हीं सब के बीच में एक हमारी पृथ्वी भी है। इसीलिए ज़्यादातर आकाशगंगा को जब नाम लिया जाता है तो उसमें मिल्की वे का नाम आपको सुनने को मिलता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण एक शब्द आपके सामने आया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण। ये एक तरीके से इम्प्रेशन यानी कि एक अब एट्रैक्टिव करने वाली पावर होती है और ये अधिकांशतः ग्रहों में, उपग्रहों में, सब में पाई जाती है। पूरे ब्रह्मांड में शक्ति विद्यमान है, सभी तारों के अंदर, सभी ग्रहों के अंदर, और इसीलिए ये सारे तारे और ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें कई सूर्य, ग्रह, पिंड और उल्काएं शामिल होती हैं। हमारी पृथ्वी जहाँ स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसे मिल्की वे कहा जाता है। और यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इस शब्द का मतलब होता है दूधिया। अब आप इसे समझ गए होंगे कि इसका मतलब आकाशगंगा जो है हमारी, वो दूधिया कलर की दिखती है। आकाशगंगा का आकार कुछ 100 मिलियन तारों से लेकर कम से कम 100 ट्रिलियन तारों तक का हो सकता है। इसका आकार इतना विशाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यह सारे तारे अपने केंद्र की परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाते हैं। माना जाता है कि आकाशगंगाओं के केंद्र पर सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। मिल्की वे के केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 4 गुना, यानी कि सूर्य से, आप यहाँ पे देखिए, मिल्की वे का जो केंद्रीय तापमान है, द्रव्यमान है, वो सूर्य से 4 मिलियन गुना ज़्यादा है, यानी कि 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। इसका आकाशगंगा नाम कैसे पड़ा है ये भी मैं आपको बता दूं। खगोल शास्त्र में कैपिटल शब्द का यूज़ होता है और गैलेक्सी का उपयोग अक्सर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के लिए किया जाता है ताकि इसे ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाओं से अलग किया जा सके। अगर हमारी आकाशगंगा का नाम ना होता तो ये अन्य आकाशगंगाओं की तरह हम इसकी तुलना कर रहे होते। मिल्की वे पर्टिकुलर इसको एक नाम दे करके हम अन्य आकाशगंगाओं से इसकी तुलना करते हैं। अंग्रेजी शब्द मिल्की वे को चासर सी द्वारा एक कहानी में प्रयोग किया गया था और आकाशगंगा शब्द को फ्रांसीसी और मध्यकालीन लैटिन से ग्रीक शब्द से लिया गया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तारामंडल की। हमने अभी तक समझा था आकाशगंगा के बारे में। ये देखिए, ये चित्र आपके सामने है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह सब चमक रहे हैं, यानी कि एक तरीके से पूरे अंतरिक्ष को कवर करने का प्रयास किया गया है इस फोटो में। इसमें अरबों खरबों तारे, अरबों खरबों पिंड दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके बारे में जानेंगे क्या है भैया तारामंडल। देखिए, मंडल का मतलब ही क्या होता है? 2-4 चीज़ों का समूह, अधिकांश चीज़ों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्रत्येक तारामंडल की विशेष आकृति होती है जिसके आधार पर ही प्राचीन काल से इनके नाम रखे जा चुके हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने इस बात के लिए। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है और इसके अलावा भी 2 बड़े बड़े जो और हैं वो सैटुरस और जेमिनी इसके अन्य उदाहरण हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए, कोई प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ा तारामंडल उसका नाम बताइए, तो आप जो है सीधा बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके हाइड्रा पर टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेसर, ये देखिए, ये जो चित्र आपके सामने है ना, ये क्वेसर का चित्र है। क्वेसर हिंदी में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए, ये एक तरीके का ब्लैक होल है।
ये सभी आकाशगंगाओं में होता है और ये बिल्कुल केंद्र में होता है। ब्रह्मांड कई आश्चर्यचकित चीज़ों से मिलकर बना है, जिनमें क्वेसर भी एक है। क्वेसर एक अत्यंत चमकदार सक्रिय ब्रह्मांडीय नाभिक है। ये देखिए इस तरीके से नाभिक इसको इसलिए नाम दिया गया हुआ है क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत है, सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है यहाँ पे। चुंबकीय प्रभाव भी यहाँ पे भयंकर होता है, जिसमें एक अत्यंत विशाल और व्यापक ब्लैक होल गैसीय एक्रीशन डिस्क से घिरा रहता है। ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से लेकर अरबों गुना अधिक है। ये लाइन नोट कर लीजिएगा, यानी कि सूर्य ही अकेला पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में ताकतवर नहीं है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर पिंड, आकाशगंगाएं इत्यादि हैं। जैसे ही डिस्क में गैस ब्लैक होल की तरफ बढ़ती है, वैसे ही ऊर्जा एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में देखा जा सकता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई वोल्टेज की उत्पन्न होती है और उस इतनी हाई वोल्टेज की होती है, उसमें चुंबकीय प्रभाव इतना हाई वोल्टेज होता है कि सूर्य भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये अरबों खरबों गुना ज़्यादा होता है द्रव्यमान इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वासरों द्वारा विकिरणित की गई शक्ति बहुत अधिक होती है तथा इसे आकाशगंगा में सबसे अधिक चमकदार पिंड माना जाता है। ये बहुत चमकीले होते हैं। ये आकार में आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद भी उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनकी खोज 1992 में की गई थी। किसकी खोज की गई थी भाई? क्वेसर की। क्वेसर की खोज 1992 में की गई थी। फाइंड आउट करना। राशियां। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी, सूर्य की जब पृथ्वी क्या है भाई? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम राशियों के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि भाई तुम्हारी राशि क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी राशि क्या है। इस तरीके से लोग राशियों के ऊपर ज़्यादा यकीन करते हैं। खासकर भारत जैसे लोग राशियों पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे शादी संबंध होते हैं, हमारे जो आगे के क्रियाकलाप होते हैं अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए, तो उसमें हमारे यहाँ राशि ज़्यादा महत्व रखती है। सबसे पहले राशियाँ ही विचारी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके सामने ये 12 राशियों के फोटो हैं। इसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ आपके सामने दी गई हैं। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो इन 12 राशियों से होकर के गुजरती है, तभी तो पृथ्वी पर इन 12 राशियों का असर होता है। और इसीलिए हम लोगों की कुंडली में भी राशियों का असर माना जाता है, क्योंकि हम भी इस पृथ्वी की उत्पत्ति हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पृथ्वी से बाहर जाए हैं। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल। अब हम वायुमंडल की बात करते हैं। चलिए, जल, गैस तथा धूल, जलवाष्प, गैस तथा धूल के कणों का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से सैकड़ों किलोमीटर तक ढके हुए है, वो सब वायुमंडल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी आपकी, ये देखिए अब आप चित्र देख रहे होंगे, ये पृथ्वी आपकी नीचे दिख रही है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ इसको। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और इसके ऊपर एक लेयर ये है, देखो ये एक लेयर ये है, एक ये है लेयर और एक ये है। इस तरीके से ये कई लेयर हैं और इनके सबके अपने अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले आपकी पृथ्वी से चिपकी हुई लेयर है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर की लेयर है समताप मंडल, उसके ऊपर की लेयर है मध्य मंडल, उसके ऊपर है आयन मंडल और उसके ऊपर है बाह्यमंडल। ये सब क्या है? ये पूरा वायुमंडल है, ये पूरा ऊपर तक वायुमंडल है। इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसों में 1% है, ठीक है। यानी कि अकेले 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और अन्य गैसों में 1% आपकी तमाम गैसें आती हैं जो विषैली हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, बहुत सी गैस हैं इसमें, एक कई गैस हैं, जिसमें आपकी ओजोन भी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है?
भाई पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर का जितना भी क्षेत्र है वो सब अंतरिक्ष है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर का क्षेत्र क्या है? अंतरिक्ष है। ये आप देख रहे होंगे बीच में पृथ्वी बनी हुई है, ये देखिए ये पृथ्वी बनी है, इसके इर्द गिर्द ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आसपास नहीं है, ये बहुत दूर है, यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह है, एक तारे से दूसरे तारे की दूरी भी कम से कम नहीं तो होगी करोड़ों अरबों किलोमीटर की होगी, लेकिन ये सब एक चित्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी के जस्ट पीछे हो। आगे बढ़ते हैं। ग्रह, ये देखिए आपके सामने एक चित्र है ग्रह। भाई ग्रह क्या होते हैं? हम सीधी आपको बात बता दें, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो प्रकाश रहित हैं, सूर्य की प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ऐसे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? वो क्या कहलाते हैं बताइए? वो कहलाते हैं उपग्रह। क्या कहलाते हैं? उपग्रह। और हम आपको बता दें, ये उपग्रह प्राकृतिक होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं ना उपग्रह, मानव निर्मित जो मानव निर्मित है उनको हम लोग, देखिए ये यहाँ पर ले आता हूँ इसको मैं, निर्मित, ये जो मानव निर्मित है ना, मानव निर्मित उपग्रह है, ये सैटेलाइट बोला जाता है। और ये जो प्राकृतिक उपग्रह है, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा दी तो पृथ्वी ग्रह है, प्लेनेट। और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है तो चंद्रमा क्या हुआ? सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। लेकिन ये कौन सा उपग्रह है? ये प्राकृतिक है। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने या रूस ने इसको ऊपर वहाँ छोड़ दिया है और वो पृथ्वी का राउंड लगा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे सूर्य, तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। और तारा क्या होता है? तारा होता है गैसों का समूह। भाई गैसों से बना हुआ होता है, ऐसे समझ लो आप, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में। भाई गैसों से बना हुआ होता है ये, ठीक है, तारा जो है, इसीलिए इसमें बहुत चमक होती है, बहुत ऊर्जा होती है। तो अब आप एक लाइन में समझ गए होंगे ग्रह के बारे में और उपग्रह के बारे में, और आप ये भी समझ गए हैं कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह, ये देखिए, ये पिक्चर आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके पत्थर का टुकड़ा सा आपको दिख रहा हो, बड़ा सा, ये जो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, इसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह जो हैं आपके, वो मंगल और एक सेकेंड, हाँ, ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह आपके मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह। ये संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई पूछे क्षुद्र ग्रह कहाँ है, तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए, आज कुछ गला भी ख़राब सा है, खैर कोई बात नहीं है। आप एनर्जी बनाए रखिए, हम भी एनर्जी बनाए हुए हैं, और हम और आप साथ मिल करके डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा डिस्कशन जिसको ना रटने की ज़रूरत है, ना ही उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। आप एक बार समझ लीजिए और आपके दिमाग में उतर जाएगा। कक्ष, कक्ष क्या होता है? कक्ष आप समझ गए होंगे कक्ष क्या होता है। ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कोई खाली जगह देख लूँ पहले, ये यहाँ पे खाली जगह है, देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्या? पृथ्वी बनाऊँगा मैं। भाई देखो, ये देखो गोल गोल बन रही है, ये गोल गोल बन रही है। ऐसे छोड़ो, इससे नहीं बनाते हैं, मैं दूसरे से बना लेता हूँ पृथ्वी। ये देखिए पृथ्वी मैंने बनाई है, इससे बनाई है, ये मेरी है पृथ्वी। और इसके चारों ओर, अब मैं यहाँ पेंसिल का यूज़ करूँगा, इसके चारों ओर इस तरीके से देखिए, ये एक मिनट, इसको मैं सूर्य मान लेता हूँ, सन, ठीक है। इसके चारों तरफ जो ग्रह जिस पथ पर परिक्रमा करते हैं, वह ये आपका कक्ष हो गया, यानी कि ये कक्षा हो गई। जिस पथ पर ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते हैं उसे कक्ष कहते हैं या कक्षा कहते हैं। कहते हैं ना कि पृथ्वी की कक्षा, सूर्य की कक्षा, इस तरीके से आप सुना होगा।
बात करते हैं हम यहाँ पे नक्षत्रों की। देखिए, ये देखिए, आप इसको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि नक्षत्र क्या है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो 12 नक्षत्रों से होकर के गुजरती है, 12 राशियों से होकर के गुजरती है। ये देखिए, इस तरीके से इसका माहौल बना हुआ है। ये बीच में सूर्य है और ये आपका पृथ्वी का सर्किल एरिया है। देखिए, मैं आपको ऐसे मेंशन कर देता हूँ। ये आपका सूर्य है, ठीक, और ये आपका पृथ्वी का एरिया है, ठीक है। और आपको हम बता दें, ये आपका नक्षत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ 27 तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। हम लोग आकाश में वही देखते हैं जो हमें ज्ञात है, इसीलिए यहाँ पर ज्ञात शब्द लिया गया। ज्ञात मतलब जो सामने दिख रहे हैं। ऐसे जाने कितने तारा समूह हैं, लेकिन जो पृथ्वी से आपको रात में सामने दिखते हैं, ऐसे तारा समूह कितने हैं आपके? 27। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी कर लेता है और इस दौरान वह किसी न किसी तरह समूह या नक्षत्र के सामने से गुजरता है और वह जिस समूह या नक्षत्र के सामने से गुजरता है वह उस दिन दिखाई नहीं पड़ता। ये आप नोट कर लीजिए। चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में अपना एक राउंड लगाता है और वो उस राउंड के दौरान जिस नक्षत्र के आगे है वो उस नक्षत्र उस दिन दिखाई नहीं पड़ेगा। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिन पार कर लेती है भैया? 14 दिन में। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है।